हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 12 सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज़ और इसमें भी चैप्टर 8 कह लीजिए या यूनिट 8 कह लीजिए, ये फर्स्ट बुक की लास्ट यूनिट है कंट्रोलिंग। और कंट्रोलिंग में भी ये लास्ट वीडियो है जो आज हम पढ़ रहे हैं, और वो है आपकी किस टॉपिक पे? वो आपकी कंट्रोलिंग प्रोसेस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कंट्रोलिंग प्रोसेस। नियंत्रण प्रक्रिया, क्या स्टेप्स होते हैं, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे आज की वीडियो में। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, टोटल 10 प्रोसेसेस आपकी आती हैं एग्ज़ाम के हिसाब से। टोटल 10 प्रोसेसेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसमें से 4-5 तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, जिसमें प्लानिंग प्रोसेस है, सिलेक्शन है और कंट्रोलिंग भी इसमें इंक्लूड है। तो काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, इसको आप बहुत अच्छे से कर लीजिए। सिलेक्शन है, रिक्रूटमेंट है, ऑर्गेनाइजिंग है, 5-6 प्रोसेस हैं और टोटल 10 लगेंगी। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लानिंग, कंट्रोलिंग और सिलेक्शन की है। तो आप इन तीनों को बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। एक बड़ा क्वेश्चन 6 या 5 मार्क्स का, 5 to 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन इसमें से आता है। तो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट में ये प्रोसेस आनी है। तो आज हम कंट्रोलिंग प्रोसेस पढ़ते हैं और ये फर्स्ट बुक इसी के साथ ख़त्म होएगी। तो आइए हम कंट्रोलिंग प्रोसेस की ओर चलते हैं। ये देखिए, ये है कंट्रोलिंग प्रोसेस। यहाँ देखेंगे आपको सीरियल नंबर डले हुए हैं, ध्यान से देखिए, 1st to 5th दिस वन। यहाँ से देख सकते हैं पहला है सेटिंग स्टैंडर्ड्स। अभी पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में कि कोई भी फर्म ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोलिंग के प्रोसेस में सबसे पहले स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं कि आपको क्या काम करना है। फिर मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, जो भी आपने स्टैंडर्ड सेट करें हैं इसको परमाप निर्धारण भी बोलते हैं। कि आपने मान लो एक एग्जांपल लिया कि हमें एक बाइसिकल की फैक्ट्री है, 400 बाइसिकल एक महीने में बनानी है, तो एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजर करते हैं कि हम क्या उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। फिर थर्ड पे हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड से कंपेयर करके देखते हैं। नंबर 4 पे हम देखते हैं कोई कमी तो नहीं है कि डेविएशन आ रहे हैं। अगर हम मान लो 400 के टारगेट पे नहीं पहुंच पाए, 300-350 तक ही पहुंच पाए, तो 50 का जो डेविएशन आया क्यों आया, ज़्यादा हो गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम क्यों रहा, और फिर एक करेक्टिव एक्शन लिया जाता है। ये पाँचों के पाँचों स्टेप इसी सीक्वेंस में लिखने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, इसको डिटेल में पढ़ते हैं। आइए देखिए। नंबर 1, सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। मैं हमेशा आपको एग्जांपल देता हूँ, वही बाइसिकल वाला, बाइसिकल का ले लीजिए या साइकिल का ले लीजिए। ठीक है, मान लो कि साइकिल की फैक्ट्री है और मान लीजिए उनको टारगेट रखा उन्होंने कि 500 साइकिल्स बनाएंगे 1 मंथ में, ये टारगेट रखा। तो एग्जांपल देके बता रहा हूँ मैं आपको। तो सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, सबसे पहले आप क्या काम करेंगे उसके स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं कि परफॉर्मेंस किसके अकॉर्डिंग उसके स्टैंडर्ड क्या होंगे। टू अचीव द गोल्स, स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस हैव टू बी डिटरमाइंड इन प्लानिंग इटसेल्फ। ये देखा जाता है कि आपका हिसाब कितना है, आप कितना काम करते हैं, उसके हिसाब में देखते हुए सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड करे जाते हैं। अब इसमें क्या कह रहा है, स्टैंडर्ड 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं क्वांटिटेटिव, एक होते हैं क्वालिटेटिव। तो क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड कौन से होते हैं? स्टैंडर्ड्स मस्ट बी इन कॉन्क्रीट एंड टेंजिबल फॉर्म्स विच विल मेक इवैल्यूएशन प्रोसेस ईजी। तो इस तरह का होना चाहिए कि एक तो सूक्ष्म हो और इस फॉर्म में हो कि जो आराम से असेसेबल आप उसे कर सकें। बहुत ज़्यादा हैवी स्टैंडर्ड अगर रख लिए तो पूरे नहीं कर पाएंगे हम। जैसे इसमें एग्जांपल ले रहे हैं कि एक एम्प्लॉय अगर 8 घंटे रोज़ काम करता है, तो मान लीजिए एक महीने में अगर वो टारगेट मान रहे हैं कि 10 साइकिल बना पा रहा है या 15 साइकिल बना पा रहा है, तो एक महीने तक 450-500 बना लेगा। हमें टारगेट सेट करके चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है फॉर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर 1 यूनिट इज़ ₹100 ईच। और इसमें क्वांटिटेटिव वर्ड्स में देखना पड़ता है, मतलब इस फॉर्म में, क्वांटिटी की फॉर्म में होना चाहिए। आपने रख दिया कि 100 है, 500 है, इस फॉर्म में आपको रखना चाहिए स्टैंडर्ड, जो कि आसान से असेसेबल हो, लगे कि हम इसे प्राप्त कर लेंगे। नंबर 2 पे क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड। क्वालिटेटिव क्या होता है? स्टैंडर्ड कैन ऑल्सो भी इंटेंजिबल फॉर्म्स में भी हो सकते हैं, क्वालिटी की फॉर्म में भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द रिजल्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम ए ट्रेनिंग प्रोग्राम, लॉयल्टी ऑफ वर्कर्स, इंप्रूविंग मोटिवेशन एम्प्लॉयज, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो खाली ये नहीं कि यूनिट की फॉर्म में रखे जाएंगे, हमें 100, 200, 500 की चीज़ बनानी है, तो इसे इस फॉर्म में भी रखा जा सकता है। मोटिवेशन लेवल का लो और हाई भी रखा जा सकता है, मीडियम भी रखा जा सकता है। तो ये क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड भी हो सकते हैं, इंटेंजिबल फॉर्म्स की फॉर्म में भी हो सकते हैं। कि आप ये देख रहे हैं कि कोई ट्रेनिंग कराई आपने, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपके एम्प्लॉयज़ की कितनी लॉयल्टी है, कितने ईमानदार हैं, कितना
मोटिवेशन लेवल है, ये सब चीज़ें भी देखी जा सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर बार मैथमेटिकल कंसर्न में ही स्टैंडर्ड रखे जाएँ। तो 2 तरह के होते हैं ये। अब नंबर 1 स्टेप हो गया। दूसरा हो गया मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। वो मैंने आपको एग्जांपल दिया था 500 बाइसिकल्स का, ध्यान रखना, या साइकिल्स बना रहे हैं मान लो। तो हमें क्या कह रहा है, हम उसको ये देखते हैं कि क्या हम, फॉर एग्जांपल अगर आप बहुत ध्यान से देखें इस डायग्राम में, क्या हम उस स्टैंडर्ड को प्राप्त कर पाए जो हमने सोचा था। ठीक है, हम उसको एक्चुअल परफॉर्मेंस से कंपेयर करके देखेंगे कि हम डेली उतना काम कर रहे हैं कि इतना कर रहे हैं कि एक दिन में मैक्सिमम, मान लीजिए इसको अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या 17 साइकिल्स बन पा रही हैं, नहीं बन पा रही है। ठीक है, तो एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ ईच एक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी एंड क्वालिटी शुड बी मेजर्ड, तो ये मेजर की जाती है इसमें। नंबर 3 पे क्या आ जाता है, कंपैरिजन करके देखा जाता है दोनों का। ठीक है, दोनों का कंपैरिजन कर रहे हैं। मान लीजिए ये हमारे स्टैंडर्ड थे और ये हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस है, एक्चुअल परफॉर्मेंस। तो ये हम कंपेयर करके देख रहे हैं कि क्या ये ग्रीन वाला रेड हो पाया नहीं हो पाया। एप्पल का एग्जांपल लीजिए, एप्पल ही लग रहा है ये। तो क्या कह रहा है, कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड रिवल्स द डेविएशन बिटवीन एक्चुअल एंड डिजायर रिजल्ट। तो दोनों को कंपेयर करके देखा जाता है कि हमने जो चाह रहे थे वहाँ तक हम पहुँच पाए या नहीं पहुँच पाए हैं, क्या डिफरेंस रहा। ठीक है, और उसको बोलते हैं डेविएशन निकालना। डेविएशन का मतलब प्लस रहा तो बहुत अच्छी बात है, अगर माइनस रहा तो क्यों रहा, इसका क्या कारण है और इसको कैसे दूर किया जा सकता है। डेविएशन का मतलब रिडक्शन अगर हो रहा है, कमी हो रही है तो। द एक्सटेंट ऑफ डेविएशंस एंड कॉजेज ऑफ सच डेविएशंस आर टू बी फाउंड। मान लीजिए कि एक एग्जांपल दे रहा है छोटा सा वैसे ही, कि इस तरह की फिश होनी चाहिए, ये अलग से क्यों जा रही है और रिवर्स उसमें जा रही है दिशा में, क्यों जा रही है ये, तो ये हमें देखना पड़ता है। इट इज़ एन इंपॉर्टेंट असर्टेन वेदर डेविएशंस आर विद इन द एक्सपेक्टेड रेंज, हमारी जो रेंज है उसके अकॉर्डिंग ही है नहीं है। डेविएशन इन कीज एरियाज बिजनेस रिक्वायर अर्जेंट अटेंशन। कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जिन्हें हम की एरियाज बोलते हैं कि वहाँ बहुत देखना जरूरी होता है, नहीं तो सारा काम उल्टा हो जाएगा। तो इसमें डेविएशन देखा जाता है कि हम अपने टारगेट को प्राप्त कर पाए नहीं कर पाए। जैसे हम टारगेट मान रहे थे कि 17 बाइसिकल्स रोज बननी चाहिए थी, लेकिन हम बना पा रहे हैं सिर्फ 15। तो इसका मतलब हमारे डेली 2 का डेविएशन आ गया। टोटल में देखा जाए तो 2 × 30 60 का डेविएशन आ जाएगा। हम 500 नहीं बना पाएंगे, 440 ही बना पाएंगे। तो ये क्यों कमी आ रही है, इसका हमें पता लगाना पड़ता है और उनकी एरियाज़ को देखा जाता है जहाँ ये कमियाँ हैं उनको दूर करने की कोशिश की जाती है। अब यहाँ पर क्या बता रहा है, मेथड्स ऑफ एनालाइजिंग डेविएशन इन की एरियाज़। क्या क्या तरीके हैं, इसको बोलते हैं CPC, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। द कंट्रोल मीन्स शुड बी फोकस्ड ऑन की रिजल्ट एरियाज, KRA। कुछ एरियाज ऐसे होते हैं कि वो की रिजल्ट माने जाते हैं, उन एरिया पे पूरा फोकस करना पड़ता है, विच आर क्रूशियल इन द सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो वो हमें देखना पड़ता है बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल दे रहे हैं, लेबर कॉस्ट है, ये इंडिया पोस्ट ऑफिस का दे रखा है। तो दीज की रिजल्ट एरियाज आर द क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं। इफ़ एनीथिंग गोज रॉन्ग एट दिस क्रिटिकल पॉइंट, अगर कोई चीज़ गलत होती है इन पॉइंट्स पे, द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन विल सफ़र, पूरी ऑर्गेनाइजेशन सफ़र करेगी। जैसे एग्जांपल दे रहा है, मान लीजिए 5% इंक्रीज इन लेबर कॉस्ट बढ़ गई 5% से, ये दिस वन। और कह रहा है इट इज़ अ सीरियस मैटर, अगर 5% लेबर बढ़ रही है तो सीरियस मैटर है। जबकि अगर आपकी पोस्ट करते हैं को जो 20% से पोस्टल चार्जेस बढ़ गए तो ये इतना सीरियस मैटर नहीं कह सकते आप, लेकिन 5% लेबर बढ़ जाएगी तो मान ली हमारे में 500 एम्प्लॉइज़ काम करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाएगा इसका। जबकि 20% अगर पोस्ट के रेट बढ़ जाते हैं, प्राइस बढ़ जाते हैं, तो हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हमें क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल जो है वो ध्यान में रखना पड़ता है। इसे की रिजल्ट एरियाज बोलते हैं। इन पर फोकस करना बहुत ज़रूरी होता है और टाइम रहते हैं इन पर चेक करना भी बहुत ज़रूरी होता है। नंबर 2 बता रहा है, मेथड्स ऑफ एनालाइजिंग डेविएशन इन की एरियाज। एक और है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, इसे MBE बोलते हैं या कंट्रोल बाय एक्सेप्शन भी बोला जाता है। क्या है कॉन्सेप्ट कि ऑल डेविएशन नीड नॉट बी ब्रॉड टू द अटेंशन ऑफ द टॉप मैनेजमेंट लेवल। वो ये एग्जांपल दे रहा है, बहुत ध्यान से देखिए। सारे बल्ब ठीक हैं, एक थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है या तेज जल रहा है, तो यहाँ क्या बता रहा है कि जो भी मैनेजमेंट है उसको हर चीज़ को, छोटी छोटी बातों को हाईलाइट नहीं करना चाहिए। ओनली दो डेविएशंस विच सीम्स एक्सेप्शनली हाई एंड विच कैन नॉट बी इजिली सोल्व बाय द लोअर लेवल मैनेजमेंट अलोन शुड बी रिपोर्टेड टू द टॉप मैनेजमेंट। छोटी छोटी बातें ना बता के जो उन्हें लगता है कि बहुत ज़्यादा
एक्सेप्शनली केस हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, और वो लोअर लेवल मैनेजमेंट से सॉल्व भी नहीं हो रही है, तो वो टॉप लेवल मैनेजमेंट की नोटिस में लानी चाहिए, यानी कि छोटी छोटी बातें बता देनी चाहिए। तो इसको मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन या कंट्रोल बाय एक्सेप्शन बोला जाता है, ठीक है। और नंबर लास्ट स्टेप है टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। जब आपने डेविएशन निकाल लिए कि कहाँ प्लस है, कहाँ माइनस है और कहाँ कमियाँ रह गई हमारी, वो देख ली, फिर हम सही एक्शन लिया जाता है। एज सुन एज डेविएशंस आर रिपोर्टेड, जैसे ही आपको डेविएशंस का पता लगता है, कमियों का पता लगता है, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू मेक स्टेप्स टू करेक्ट द पास्ट एक्शन सो दैट द डेविएशंस में नॉट अकर अगेन एंड द प्लान्स आर प्रोबेबली एग्जीक्यूटेड। तो ये देखना पड़ता है हमें कि वो ऐसे एक्शन लेने पड़ते हैं जिससे वो गलती दोबारा ना हो, ठीक है, ताकि हमारा प्लान ढंग से एग्जीक्यूट हो सके। उसको एक तरह से रिपेयर किया जाता है, उसको एक तरह से ठीक किया जाता है। ये देखिए कर रहा है ताकि गलती ना हो और हमारा जो काम है स्मूथली चलता रहे। इफ़ देयर इज़ नो डेविएशन नहीं है और इफ़ डेविएशन इज़ विद इन द परमिशन लिमिट, ठीक है, आप समझते हैं कि कोई बात नहीं, थोड़ा 19-20 का फ़र्क है, कोई बात नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो ध्यान रखना लेट द सिचुएशन रिमेन सेम। तो फिर जैसे सिचुएशन है वैसे ही एज इट इज़ रहनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ज़्यादा है तो उस पर आपको फोकस करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये एक कंट्रोलिंग प्रोसेस का शॉर्ट फॉर्म है। टोटल 5 स्टेप्स हैं, ये टोटल 5 स्टेप्स हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। किसी भी स्टेप्स का जिस नंबर पे जो स्टेप आ रहा है आपको वो ही वहीं लिखना है। सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड होता है, मेजरिंग ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस होता है, कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड होता है थर्ड पे, फोर्थ एनालाइजिंग डेविएशंस होते हैं, और फिर करेक्टिव एक्शन होता है, जो आपने करेक्टिव एक्शन लिया है। तो ये पाँचों के पाँचों स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा शॉर्ट फॉर्म बनाना चाहें तो SMCAT पहले वर्ड मैंने लेके एक शॉर्ट फॉर्म बना दी है। इस तरह से आप भी इसको पहले वर्ड से शॉर्ट टर्म बना के इसको आप लर्न कर सकते हैं। SMCAT तो पहले वर्ड से S से हो गया सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, M से हो गया मेजरमेंट, C से हो गया कंपैरिजन, A से हो गया एनालाइजिंग डेविएशंस और टेकिंग करेक्टिव एक्शन। तो इस तरह से आप शॉर्ट फॉर्म बना के इसको आप अच्छे से रख सकते हैं। इसका जो नंबर है जिस स्टेज पे जो सा आ रहा है स्टेप, उसको अलग नहीं करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, ठीक है। अब यहाँ एक छोटा सा एग्जांपल लिया गया ताकि आपको समझ आए यह कॉज और डेविएशन, क्या डेविएशन का कारण है और क्या करेक्टिव एक्शन हमें लेना चाहिए। इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं, इन्हें भी देखिए। मान लिया आपका मटेरियल ख़राब है तो आप क्या करेंगे, आप अपनी सप्लायर या क्वालिटी चेंज करेंगे, तो सप्लायर चेंज करेंगे, क्वालिटी चेंज करेंगे। नंबर सेकंड वो दे रहा है डिफेक्टिव मशीनरी, आपकी मशीन ख़राब हो गई तो इसका मतलब वो रिपेयर मांग रही है या रिप्लेसमेंट मांग रही है, या तो उसे सही करा या फिर बदल दो उसको। और ऑब्सोल्यूट मशीनरी, ऑब्सोल्यूट होता है आउट ऑफ टेक्नोलॉजी, आउट ऑफ फैशन। जब कोई चीज़ बहुत पुरानी हो जाती है समय के साथ साथ तो उसे ऑब्सोलेट बोलते हैं, ठीक है, मतलब वो नॉर्मल में यूज़ नहीं हो रही, बहुत पहले यूज़ होती थी, पुरानी टेक्नोलॉजी हो गई। तो आप क्या करेंगे, अंडरटेक टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, अपने आप को टेक्नोलॉजिकल स्टॉक करेंगे और चेंज करेंगे, नई चीज़ लाएंगे समय के अकॉर्डिंग। इंक्रीज इन लेबर टर्नओवर, अगर आपकी लेबर टर्नओवर बढ़ जाती है, इसे लेबर टर्नओवर रेशो भी बोलते हैं। लेबर टर्नओवर रेशो क्या होती है, एक फिक्स टाइम में जितने एम्प्लॉयज़ आपके ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं या जाते हैं उसको लेबर टर्नओवर रेशो बोला जाता है। ये ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो आपको ज़रूरत है इंप्रूव करने की अपने वर्किंग कंडीशंस, या फिर आपको बेटर इंसेंटिव देने की ज़रूरत है एम्प्लॉय को, तो वो सेटिस्फाई रहेंगे, छोड़ के नहीं जाएंगे। और फिर है डिफेक्टिव प्रोसेस, मान लो आपकी प्रोसेस ही गलत है तो मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग प्रोसेस को मॉडिफाइड करें। तो एग्जांपल लेके बताया गया है, ये कॉज है कि अलग अलग अगर कॉज आ जाते हैं तो आप क्या करेक्टिव एक्शन सब में लेंगे। इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो थी, आई होप आपको समझ में आई होगी और अच्छी भी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जैसे फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करें। बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ फर्स्ट बुक ख़त्म होती है, जल्दी ही हम सेकंड बुक के साथ मिलेंगे। और मैंने एडमिशन तक भी आपका 12th वाले स्टूडेंट्स के लिए सारी वीडियोस बना दी हैं, वो भी आप अच्छे से देखें और सीखते रहें। और आपके छोटे भाई बहनों के लिए भी मैंने 11th क्लास में अकाउंट्स और बिजनेस की बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, उनको भी मोटिवेट करें वीडियो देखने के लिए। आप मेरे चैनल से जुड़े रहें और अच्छे से पढ़ते रहें। इसी के साथ आप सभी का इस चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।